और कौन टेस्ट है आपका आज? एक तो हो गया। अब हाँ, पॉलिटी अगले घंटे में। और ऐसा कल हो गया? थे तुम तो थे नहीं यहाँ पे कल, सब तो गायब हो गए थे मैथ्स क्लास से पहले हैं। We were discussing what fundamental rights. और इसमें हमने डिस्कस कर लिया आपका जो स्टार्टिंग के 5 राइट्स हैं। एक है इक्वालिटी का, एक है आपका फ्रीडम, एक है डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन, और एक है माइनॉरिटीज। मतलब अगर हम कीवर्ड से याद रखना हो तो आपका जो आर्टिकल नंबर 15 ये 29 एंड 30 है, इसमें कोई डाउट है किसी को? हमें लास्ट में ये डाउट्स दिए वाले आर्टिकल डिस्कस किए, तो कोई डाउट हो तो बता दो आप एक बार। एनी डाउट इन दीज आर्टिकल्स? कौन सा आर्टिकल है आपका माइनॉरिटीज के लिए? हाँ, और कौन सी 2 माइनॉरिटीज आपकी एक्सप्लेन की गई हैं? एक्सप्लेन बेसिकली मेंशन की गई हैं, लिंग्विस्टिक एज वेल एज रिलीजियस। ठीक है, तो यहाँ तक हम कर चुके हैं आपका। अब हम डिस्कस करेंगे आपका 6th राइट। और इस 6th राइट के लिए आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि इट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान से सुनना, जो भी पढ़ा रहा हूँ पेपर में आ सकता है अभी अगले घंटे। फिर बाद में अगर तुम बोलोगे कि हमें नहीं आता, पढ़ने का टाइम नहीं मिला, तो हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब अगर हम कह रहे हैं कि हार्ट एंड सोल है कोई चीज, तो क्या मतलब है इसका? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कहते हैं कि आपका बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि अगर आपका 6th राइट नहीं है ना, तो आपके अगले 5 राइट का कोई मतलब नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको एश्योरिटी मिल गई ये काम हो जाएगा, लेकिन उसकी गारंटी नहीं दी गई कि हो ही जाएगा। मतलब अगर बाई चांस आपको बोला कि कोई काम है ए, ये काम आपका हो जाएगा, लेकिन ये नहीं बताया कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। ठीक है, और कौन आपको आपका ये ए काम करके देगा। तो बेसिकली आपकी जो स्टार्टिंग के 5 राइट्स हैं, इनको पाना भी आपका राइट है। यही आपका आर्टिकल नंबर 6 है कि जो आपके 5 राइट्स हैं, इनको पाना भी क्या है, आपका एक फंडामेंटल राइट है। यानी कि किसी भी हालत में कोई आपसे ये राइट नहीं छीन सकता। तो आपका जो आर्टिकल नंबर 6 है, जो सॉरी जो आपका आर्टिकल नंबर जो 32 है, देखो 31 गायब है आपका, वो क्यों गायब है हम डिस्कस कर लेंगे। आर्टिकल नंबर 32 जो आपका है, इसको हम कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। रेमेडी का मतलब होता है उपचार, इलाज। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि अगर आपको ऊपर के 5 राइट्स नहीं मिलते हैं, जो भी राइट्स आपके मेंशन है आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 13 तक, अगर कोई भी राइट आपको नहीं मिलता है, तो उसके लिए इलाज कहाँ लिखा गया आपका आर्टिकल नंबर 32 में। और इसके लिए इलाज क्या लिखा गया है आपका, कि आप किसको अप्रोच कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट को, कि यू कैन डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ योर फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो, ये बिल्कुल आपका फंडामेंटल राइट है। छोटे मोटे काम के लिए आप सुप्रीम कोर्ट के अप्रोच नहीं कर सकते, क्योंकि आपके देश में 25 हाई कोर्ट है, पता नहीं कितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, कितने सेशन कोर्ट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आपके देश में सिर्फ एक है। तो आप देखो कि 140 करोड़ जनता की बातों को सुनने के लिए आपका एक कोर्ट है। तो छोटा मोटा केस लेके आप नहीं जा सकते उसके पास। लेकिन जो आपका केस होता है फंडामेंटल राइट के वायलेशन का, कि आपको अनइक्वली ट्रीट किया गया, आपको फ्रीडम नहीं दी गई, तो उसको एक बहुत बड़ा क्राइम माना गया है एज पर आर्टिकल नंबर 32, कि यह बहुत बड़ा क्राइम है। और इसके लिए आप कहाँ जा सकते हो? आप डायरेक्टली
सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। तो ये आपकी रेमेडी है कि अगर आपको कोई राइट नहीं मिलता है तो इट मीन्स दैट यू कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये आपका राइट है और हमेशा रहेगा आपके लिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब जो आगे है हम डिस्कस करेंगे आपका और भी कोई अगर कोई चीज मेंशन है आपकी, मतलब इसके से जुड़े हुए ना बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन आपका ये है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट गया तो क्या आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो या किसी भी कोर्ट के पास जा सकते हो, ठीक है। लिटरली आप किसी भी कोर्ट के पास जा सकते हो। अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो यू कैन अप्रोच एनी कोर्ट, ठीक है। अब आर्टिकल नंबर 32 में 2-3 बातें और लिखी गई है आपके जो हमें पता होना चाहिए कि जब जब आपका, मतलब पहली बात तो ये लिखी गई है आपका आर्टिकल नंबर 32 में कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट के पास। एक ये बात हो गई, ठीक है। और दूसरी बात ये लिखी गई है आपकी कि जब आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट क्या इशू करेगा, आपको रिट इशू करेगा। देखो रिट पता क्या होता है, रिट होता है एक सिंपल फैंसी वर्ड, मतलब एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड से लाइन के लिए एक सिंपल सा वर्ड है। मतलब कोर्ट कभी नहीं बोलेगा जाओ अपना काम करो, ठीक है। कोर्ट उसके बजाय कोई सिंपल वर्ड इस्तेमाल करेगा, मैंडामस, ठीक है। कोर्ट कभी नहीं बोलेगा कि केस मेरी तरफ ट्रांसफर करो, कोर्ट क्या बोलेगा, सर्जरी, ठीक है। तो हर एक काम के लिए कोर्ट का कोई ना कोई वर्ड होता है और वही ऑर्डर्स क्या होते हैं आपके, रिट्स होते हैं। जो ऑर्डर्स आपका कोर्ट इशू करता है उसको हम कहते हैं आपका रिट। तो पहली बात ये लिखी गई आपका आर्टिकल 32 में कि व्हेनेवर वन ऑफ योर राइट इज वायलेटेड यू कैन डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट। हाउ विल सुप्रीम कोर्ट रिएक्ट, सुप्रीम कोर्ट विल इशू अ रिट। देयर आर टोटल 5 रिट्स और जो भी रिट आपके केस के ऊपर एप्लीकेबल होगी सुप्रीम कोर्ट उसको उस 5 में से कोई एक रिट को जो है वो इशू कर देगा। अब अगला क्वेश्चन आता है कि यह जो रिट है ये इतनी स्पेशल चीज है तो क्या इंडिया में से सुप्रीम कोर्ट इसको इशू कर सकता है, ठीक है। तो अगली चीज हमें पता होना चाहिए कि इंडिया में जो रिट है आपका हाई कोर्ट भी इशू कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी इशू कर सकता है। और कोई भी ऐसा कोर्ट जिसको भारत का पार्लियामेंट कहे कि कल से तुम भी रिट इशू कर देना तो वो भी क्या कर सकता है आपका, रिट इशू। तो अगर क्वेश्चन आता है कि हु कैन इशू रिट, हु कैन इशू रिट, तो आपका हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है और एनी कोर्ट एम्पावर्ड बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या होता है आपका, संसद, ठीक है, जिसमें आपके एमपीज बैठते हैं, प्रधानमंत्री बैठता है। तो कोई भी ऐसा कोर्ट जो आपका रिट इशू करना चाहता है वो कर सकता है, लेकिन उसको कौन एम्पावर करेगा रिट इशू करने के लिए, पार्लियामेंट, ठीक है। तो आपका जो रिट इशू करने की पावर है हाई कोर्ट की, ये मेंशन है आर्टिकल नंबर 226 के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट की रिट की इशू कहाँ मेंशन है आपका, आर्टिकल नंबर 32 के अंदर। देखो इसलिए हम इसको 32 के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपका आर्टिकल 226 भी है जहाँ पे रिट की बात किसके लिए की गई है, आपके हाई कोर्ट के लिए की गई है, ठीक है। वो बाद की बात है लेकिन हमने अभी कर लिया कि हाई कोर्ट के पास भी है रिट इशू करने की पावर जो यहाँ कर रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि अगर हम बात करें हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। तो जितने भी पहली बार पढ़ रहे हैं इस टॉपिक का बस वो बताना कि अगर हम बात कर रहे हैं हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की तो दोनों ही रिट इशू कर सकते हैं, ठीक है। और दोनों में से किसकी पावर ज्यादा होगी रिट इशू करने की, हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की, ऐसा पढ़ के आ रखें, ठीक है। तो जो पावर है इशू करने की वो हाई कोर्ट की ज्यादा होगी, ठीक है। अब देखो कैसे हाई कोर्ट की पावर ज्यादा रिट इशू करने की, इसका मतलब ये है कि अगर हम रिट की बात करते हैं तो रिट आपका सुप्रीम कोर्ट तो इशू करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ किस केस में इशू करेगा, जब आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होंगे। लेकिन कोई अगर नॉर्मल केस भी होगा तो हाई कोर्ट आपका एक फंडामेंटल राइट के केस में भी कर सकता है इशू और एक नॉर्मल केस में भी क्या इशू कर सकता है, आपका रिट इशू कर सकता है। तो आपको जो रिट इशू करने की पावर है, ठीक है, ये आपके हाई कोर्ट की ज्यादा है एज कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट। जबकि अगर हम कभी सोचेंगे तो आपका क्या ज्यादा पावरफुल लगता है, आपका सुप्रीम कोर्ट पावरफुल लगता है ना, क्योंकि इंडिया में एक ही है, ठीक है। हाई कोर्ट तो 25 है आपके। तो इशू हाई कोर्ट भी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है, कोई और कोर्ट भी कर सकता है। लेकिन अगर हम पावर की बात करें तो हाई कोर्ट के रिट इशू करने की पावर बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक मुद्दे में रिट इशू करेगा, वो है फंडामेंटल राइट। अब ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 32। अब हाई कोर्ट रिट इशू करेगा, ये कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है, 226 में। रिट इशू करने की पावर किसकी ज्यादा है, ये हमने खुद इंटरप्रेट किया हुआ है, ठीक है, हाई कोर्ट की, बिकॉज हाई कोर्ट कैन इशू रिट ऑन फंडामेंटल राइट एज वेल एज नॉर्मल केसेस ऑल्सो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि चलो रिट इशूइंग के जो मुद्दे हैं वो मुद्दे किसके पास ज्यादा है,
हाई कोर्ट के पास ज्यादा है। लेकिन अगर हम बात करें एरिया की, तो एरिया वाइज आपका सुप्रीम कोर्ट ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट इंडिया के किसी भी कोने के किसी भी मुद्दे के ऊपर रिट इशू कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट सिर्फ उस एरिया के ऊपर रिट इशू करेगा जो उसके एरिया के अंदर आता है। जैसे आपका हिमाचल में कौन सा हाई कोर्ट है? आपका शिमला हाई कोर्ट है, तो शिमला हाई कोर्ट जो है वो कहाँ तक इशू करेगा रिट? हिमाचल के केसेस के लिए, ठीक है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, वो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, इन तीनों के लिए इशू करेगा। कलकत्ता हाई कोर्ट है तो आपका वेस्ट बंगाल और अंडमान एंड निकोबार के लिए इशू करेगा। तो मतलब जितना एरिया उसको बताया गया है उसको अपने एरिया तक ही करेगा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करेगा तो इंडिया के किसी भी कोने, चाहे बंदा लद्दाख में क्यों ना बैठा हो, आपका कहीं भी बैठा होगा, उसके ऊपर वो चीज अप्लाई हो जाएगी। वो केस किसके अंदर आएगा? आपका सुप्रीम कोर्ट के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये छोटी मोटी बातें हैं जो आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं कि हु कैन इशू रिट, आपको लगा होता है हु कैन इशू रिट, हु हैज मोर पावर, ठीक है। हाई कोर्ट हैज मोर पावर इन टर्म्स ऑफ एरिया, हु हैज मोर पावर? सुप्रीम कोर्ट हैज मोर पावर, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आता है कि हमने जो रिट का ये पूरा पूरा तांत्रा है, ये हमने उठाया कहाँ से? ठीक है, ये हमने उठाया कहाँ से? ब्रिटेन से, ठीक है। आपको जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन हमने वहां से बोरो किया है, और इसमें 5 वर्ड आते हैं रिट्स के अंदर, ठीक है। हाँ, और एक और चीज है, एकदम डिस्कस करते हैं। एक और चीज है कि जब जब आपके देश में क्या लगेगी? इमरजेंसी लगेगी, तो आपका आर्टिकल 32 खत्म हो जाएगा। यानी कि अब देखो कि आपको ये ऊपर 5 राइट्स मिल गए। अब इन 5 राइट्स के लिए आप कहाँ अप्रोच कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट के अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब भी आपके देश में क्या लग जाएगी? नेशनल इमरजेंसी लग जाएगी, तो नेशनल इमरजेंसी के दौरान आप इन राइट्स के लिए किसको अप्रोच नहीं कर सकते? सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते, ठीक है। एक ये बात याद रखनी है आपने, ये आर्टिकल अपने आप वायलेट हो जाता है। लेकिन ठीक है, अगर आपका राइट जो 20 के अंदर मेंशन्ड है और जो 21 के अंदर मेंशन्ड है, अगर वो वायलेट हो रहा है, तो आप कहाँ अप्रोच कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट को। आर्टिकल 20 में क्या है? हाँ, कन्वेंशन नहीं, कन्विक्शन। कन्विक्शन क्या होता है? अच्छा, क्राइम प्रूफ हो गया, ठीक है। तो अगर आपको देखो अरेस्ट तो कर लेंगे, ठीक है, लेकिन उस अरेस्ट करने के बाद अगर आपको गलत प्रूफ कर दिया, सॉरी, अब आपको गलत तरीके से क्रिमिनल प्रूफ कर दिया, तो सजा आपकी इमरजेंसी के बाद भी रहेगी, ठीक है। तो वो बहुत गलत चीज है। ऊपर से इमरजेंसी लगी है, आपका जीने का अधिकार तो ना छीनो कम से कम, तो राइट टू लाइफ आपका तब भी सर्वाइव करता है आपका। तो आर्टिकल नंबर 20 हो गया, आर्टिकल नंबर 21 हो गया, ये आपके इमरजेंसी के दौरान भी बिल्कुल सर्वाइव करेंगे, ये आपके नहीं हटेंगे, ये वहीं के वहीं रहेंगे, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं आपकी रिट्स कौन कौन सी है। सबसे पहले रिट है आपकी हेबियस कॉर्पस, एक है आपकी मैंडामस, एक है आपकी ऑर्डर, याद करना है एक ना, तो ये जो आपकी 5 रेट्स हैं, ठीक है, इन पांचों रेट्स में वर्ड का कुछ ना कुछ मतलब होता है, तब हम उसी को डिस्कस करेंगे। अब सपोज जो आपका हेबियस कॉर्पस है, ये कब लगेगी आपकी? ठीक है, और इसका मतलब जब देखो तो शायद आपको तब पता लग जाए। ये कब लगती है आपका? टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ, टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ। अब सपोज आपका राइट टू फ्रीडम, आपका अधिकार है, ठीक है। आपको कोई डिटेन नहीं कर सकता, आपको कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, आपको कोई किडनैप नहीं कर सकता, ना पुलिस कर सकती है, ना कोई लोकल आदमी कर सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसे कोई हरकत हो जाती है और कोई आदमी नहीं मिलता है, इसका मतलब क्या? वो डिटेन्ड है आपका कहीं पे। तो अगर वो आदमी नहीं मिल रहा है आपका, तो हम क्या कर सकते हैं? हम कोर्ट के पास जा सकते हैं कि इसका फ्रीडम का राइट वायलेट हुआ है और आप इसके लिए कुछ ना कुछ इशू करो। तो कोर्ट फिर उस टाइम के ऊपर ना ऑर्डर इशू करता है, जिसको हम कहते हैं आपका हेबियस कॉर्पस। और उसके अंदर जो कोर्ट है, ठीक है, वो ऑर्डर इशू करता है कि आदमी जिसकी बात की जा रही है वो कहीं पे भी हो, उसको कोर्ट के सामने पेश करो, ठीक है। अगर पुलिस ने डिटेन किया तो पुलिस पेश करेगी, ठीक है। और अगर किसी लोकल आदमी ने किया हुआ है तो पुलिस उसको ढूंढ के लाएगी, उस आदमी को सजा देगी जिसने उसको किडनैप कर रखा है, कुछ भी कर रखा है। तो अगर किडनैपिंग हो जाती है, पुलिस अरेस्ट कर लेती है, तो आपका हेबियस कॉर्पस की रिट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, हेबियस कॉर्पस की रिट आपकी तभी अप्लाई होगी जब आपकी डिटेंशन कैसी होगी? प्यूनिटिव होगी, प्यूनिटिव। अगर डिटेंशन क्या है? प्रिवेंटिव है, तो प्रिवेंटिव के ऊपर आपका आर्टिकल नंबर 21 22 काम नहीं करता, तो हेबियस कॉर्पस पे काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपकी डिटेंशन कैसी है?
प्यूनिटिव है, तो ही क्या काम करेगी आपकी हेबियस कॉर्पस करेगी, क्योंकि जैसे ही आपका कोर्ट इशू करेगा ऑर्डर हेबियस कॉर्पस, पुलिस बोल देगी कि हम पेश नहीं कर सकते, हमने इसको प्रिवेंटिव तौर पर अरेस्ट किया हुआ है, ठीक है, तो हेबियस कॉर्पस की रेट वहीं खत्म हो जाएगी। अब ना क्वेश्चन आती है कि हेबियस कॉर्पस की रेट कब कब नहीं लग सकती, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है कि अगर आपको लीगली डिटेन किया गया है, ठीक है, अगर आपको लीगली अरेस्ट किया गया है तो हेबियस कॉर्पस काम नहीं आएगी। अगर आपको प्रिवेंटिव तौर पर अरेस्ट किया गया है तब भी आपकी हेबियस कॉर्पस काम नहीं आएगी। अगर आपको अरेस्ट किया गया है क्योंकि आपने कोर्ट को गाली निकाली है तब भी हेबियस कॉर्पस काम नहीं करेगी, ठीक है। मतलब सॉरी थोड़ा रिपीट करना, मैं समझा नहीं आपकी बात। मैं को याद ही नहीं क्या बोलता हूँ। हाँ बताओ आप, मैंने क्या बोला था। हाँ अभी रिकॉर्ड होगा ये, कल लगेगा पता। अगर लीगली डिटेन किया गया है तो, हाँ लीगली डिटेन मतलब कि सब कुछ कन्विक्ट कन्विक्ट सब कुछ प्रूव हो चुका है वो आदमी, ठीक है, और आप पुलिस को बोलेगी हिरासत में जेल के अंदर, हाँ मतलब प्रॉपर उसको अरेस्ट किया हुआ, सब चार्जेस हो चुके हैं इसके ऊपर, ठीक है, मतलब बाय लॉ उसको अरेस्ट किया गया है। कैसा? हाँ तो मैंने कहा ना कि अगर आपकी डिटेंशन लॉफुल है, मतलब देखो ऐसा है, देखो प्यूनिटी पता है क्या होता है, प्यूनिटिव और मतलब प्यूनिटी भी बेसिकली क्या है आपकी, लॉफुल है तब तक जब तक आप उसको 24 घंटे के अंदर अंदर कहाँ पेश कर रहे हो, कोर्ट के सामने पेश कर रहे हो, ठीक है। अगर प्यूनिटिवली भी आपको अरेस्ट किया गया है तो देन 24 आवर यू हैव टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट, ठीक है। अब वो इलीगल कब हो जाएगी आपकी, जब 24 घंटे बीत जाएंगे और उसको कोर्ट के सामने लेके नहीं आया जाएगा। तो प्यूनिटिव जब तक 24 आवर्स तक है इट्स लीगल, बट व्हेन इट एक्सीड्स 24 आवर्स देन इट बिकम्स इलीगल, बिकॉज उस आदमी का फंडामेंटल राइट है दैट ही मस्ट बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, ठीक है। तो प्यूनिटिव वैसे तो लीगल है बट आफ्टर 24 आवर्स इट बिकम्स इलीगल अगर आपने उसको पेश नहीं किया है, अगर आपने उसको अपने वकील से नहीं मिलने दिया है, अगर आपने उसको चार्जेस कम्युनिकेट नहीं किए हैं, तो उसका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, इसका मतलब कि वो क्या बन जाएगी आपकी फिर इलीगल बन जाएगी। तो उस केसेस में कह रहा हूँ अगर आपको लीगली डिटेन किया गया है देन हेबियस कॉर्पस इज देयर टू प्रोटेक्ट यू, ठीक है। और अगर आप सॉरी अगर आपको इलीगली डिटेन किया गया है देन हेबियस कॉर्पस इज देयर टू प्रोटेक्ट यू, लेकिन अगर आपको लीगली किया गया है तो फिर देखा जाएगा कि मतलब क्या क्या प्रोविजन है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो क्या क्या केसेस है कि अगर आपकी डिटेंशन लीगल है, अंडर द कॉर्पस ऑफ लॉ आ रही है, तो आपका हेबियस कॉर्पस काम नहीं करता। अगर आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लगा हुआ है तो भी ये काम नहीं करता। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है कि आपने कोर्ट के अगेंस्ट कोई बात कही है, उसकी जजमेंट के अगेंस्ट कोई बात कही है आपने, तब भी हेबियस कॉर्पस काम नहीं करेगा। तब आपको जो कोर्ट है वो आपको बोलेगा कि तुमने हमें गाली निकाली, हमारे पास क्यों आ रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका हेबियस कॉर्पस। एक बार जो भी आपको नोट्स थे उसमें पढ़ो क्या लिखा गया इसके बारे में। ये सबसे कॉमन इस्तेमाल होने वाली रिट है आपकी जब से मोदी जी आए हैं। बंदे गायब हो जाते हैं, फिर घर वाले ढूंढ रहे होते हैं, रिट लगा रहे होते हैं। बहुत सी मूवी है आपकी हेबियस कॉर्पस के ऊपर, एक जय भीम करके, जय भीम साउथ की मूवी है सूर्या की। अगर आप देखना चाहते हो आपको प्राइम पे मिल जाएगी वो, पूरी पूरी मूवी आपकी हेबियस कॉर्पस के ऊपर है, पूरी मूवी हेबियस कॉर्पस के ऊपर है। अगर लगता है कोई वर्ड आपका कुछ उल्टा लिखा हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक बार बुक में देख लो, नोट्स में देख लो। सार्थक पूरा हीरो बना हुआ है आजकल है, मेरे नोट्स पढ़ रहे हैं ये लोग। हाँ तेरी गलतियां भी हैं बीच में वैसे, एक दो स्पेलिंग मिस्टेक्स है, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। स्पेलिंग मिस्टेक्स है, एक बड़ी फनी स्पेलिंग मिस्टेक थी। वहां पे ना वो आना था, साइट आना था मेरे ख्याल से, और वहां तूने साइट लिख दिया था, कोई पूरा प्रॉपर वर्ड था। किसी को दिखा ये चीज नहीं दिखी?
डॉक्टर बनना। चलो गुड, ऐसी समझदारी चाहिए हमारे भारत के फौज को। ओके, नेक्स्ट है आपका मैंडामस। मैंडामस का मतलब होता है टू कमांड। ठीक है, इसका मतलब होता है टू कमांड। अब सपोज आपको कोई प्रिविलेज मिलनी है सरकार से, ठीक है, कोई पैसा मिलना है, सरकार ने आपको कोई नल का, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो भी आपको चीजें प्रोवाइड करनी है, सरकार प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, और उसके लिए कोई एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है या कोई एक पर्टिकुलर आपका ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल है, तो आप अपने उस राइट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या कर सकते हो, कोर्ट में मैंडामस के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मतलब किसी सरकारी दफ्तर है, उसने आपको कोई राइट प्रोवाइड करना है एंड यू हैव आइडेंटिफाइड कि वो राइट आपको इसी व्यक्ति ने प्रोवाइड करना है, लेकिन वो राइट प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है आपका, ठीक है, या कर नहीं रहा है, तो आप कोर्ट के पास जाओगे, तो कोर्ट उस डिपार्टमेंट को ऑर्डर देगा कि जो चीज आप उसको प्रोवाइड नहीं कर रहे हो वो क्या है, इसका फंडामेंटल राइट है, और मैं आपको कमांड दे रहा हूँ कि आप वो वाला काम करके दो इसका। ठीक है, तो ये है आपका मैंडामस, कि अगर आपका कोई भी राइट किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने देना है सपोज, ठीक है, या सपोज करो कि आपको इक्वल वेजेस नहीं मिल रही हैं, ठीक है, तो उसके लिए लेबर डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, या आप सपोज कर लो कि पढ़ाई में किसी और चीज के लिए कोई ना कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रही है आपकी, तो उसके लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो उन सब के लिए जो डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है, कोर्ट उसको ऑर्डर करेगा कि इस आदमी को आप ये काम करके दो, ये बिल्कुल लीगल डिमांड कर रहा है, बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है इसकी, आप ये काम करके दो, तो कोर्ट का ऑर्डर जब जाता है तो काम हो जाता है आपका। ठीक है, तो जब कोर्ट किसी डिपार्टमेंट को बोलता है कि आप अपना काम करो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं आपका टू कमांड। अब देखो, ये जो हेबियस कॉर्पस है, ठीक है, ये बेसिकली इशू होता है आपका पुलिस के लिए, ठीक है, या किसी एक ऐसे पर्सन के लिए जिसने दूसरे पर्सन को डिटेन कर रखा है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि कौन किसको इशू करता है, ये सुप्रीम कोर्ट इशू करता है पुलिस को, या फिर किसी ऐसे पर्सन को जिसने कि दूसरे पर्सन को डिटेन किया होता है। अब ये होता है आपका बेसिकली सरकारी डिपार्टमेंट्स को, या पब्लिक ऑफिसेस को, या ऑफिसर्स को। ठीक है, ऑफिसर्स को भी कर सकते हो, लेकिन राष्ट्रपति को नहीं बोल सकते कि अपना काम कर ले तू। ठीक है, चीफ जो आपके मतलब गवर्नर हो गया, चीफ जस्टिस हो गया, आप इनके लिए ये इशू नहीं कर सकते। बाकी हर सरकारी डिपार्टमेंट इसके अंदर आता है, इवन प्रधानमंत्री इसके अंदर आता है। प्रधानमंत्री को बोल सकते हो कि आपने काम क्यों नहीं करके दिया इस आदमी का ये। ठीक है, लेकिन याद रखना कि आप किसको नहीं कह सकते, प्रेसिडेंट को, गवर्नर को, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, आप इनको नहीं कह सकते ये चीज। ठीक है, बाकी आप सबको कह सकते हो। अब जो दो अगले हैं ना, ये दोनों अगले जो है, ये आपका एक हायर कोर्ट, मतलब जैसे अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की, तो उसमें हायर कोर्ट कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट हायर कोर्ट है। अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की और हाई कोर्ट की, तो हायर कोर्ट कौन सा है, हाई कोर्ट हो गया। और अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की और सेशन कोर्ट की, तो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई पे आता है। ठीक है, तो जब आपका एक हायर कोर्ट अपने एक लोअर कोर्ट को इशू करता है कोई ऑर्डर, तो या तो वो प्रोहिबिशन इशू करेगा या तो वो सर्च इशू करेगा। अब ये जो दो रिट है ना, ये आपका एक हायर कोर्ट इशू करता है किसको, लोअर कोर्ट को। याद रखना है, इतनी बात याद रखनी है, हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को इशू करता है। ठीक है, या फिर एक हायर कोर्ट इशू करता है कॉसी जुडिशियल बॉडीज को। कॉसी जुडिशियल क्या होती है आपकी, आधा कोर्ट। जैसे आपने देखा होगा कि जो कोर्ट, जो फौज होते हैं, फौज के अपने ट्रिब्यूनल्स होते हैं, जो कोर्ट मार्शल वगैरह होता है वो किसी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में नहीं होता है, फौज के अपने कोर्ट्स होते हैं, उसको हम कहते हैं आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो वो कोर्ट भी है और आधा कोर्ट है। ठीक है, उसको पावर दे रखी है फैसला लेने की, लेकिन फिर भी उससे ऊपर कौन आता है आपका, सुप्रीम कोर्ट आता है या हाई कोर्ट आता है आपका। इसके अलावा अगर किसी का मर्डर का केस है और कोई गंदगी फैला रहा है इन्वायरमेंट में, ठीक है, तो पहले कौन सा केस सुनेगा, सुप्रीम कोर्ट, जो मर्डर वाला या कोई और ऐसा केस है आपका। लेकिन क्या नेचर इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, नेचर भी इंपॉर्टेंट है आपका। तो नेचर से जुड़े हुए जितने भी केसेस होते हैं, सपोज किसी ने गंगा में गंदा पानी फेंक दिया, किसी ने कोई फैक्ट्री लगा दी जहाँ पे साफ इन्वायरमेंट था आपका, तो वो बेसिकली आपका ना इन्वायरमेंट के खिलाफ केसेस होते हैं। तो उसके लिए भी हम क्या सेट करते हैं, आपका ग्रीन ट्रिब्यूनल सेट करते हैं। और वो ग्रीन ट्रिब्यूनल्स में क्या होते हैं, आपके इन्वायरमेंट के अगेंस्ट जितने भी केसेस वगैरह होते हैं उसका फैसला होता है। तो जैसे आपका हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो फुल जुडिशियल बॉडीज हैं। और दूसरी कौन सी होती है, एक तो ना पता नहीं लग रहा मार्केट कौन सा चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा है, और दूसरी कौन सी होती है आपकी, कॉसी जुडिशियल। कॉसी जुडिशियल होती है आपकी जो आधी जुडिशियल है आपकी, मतलब कोर्ट जैसा सिस्टम नहीं है, फैसले होते हैं। हाँ, ये फांसी फूंसी नहीं सुना सकते, ठीक है,
ये बस अपनी जजमेंट दे सकते हैं, फाइन इम्पोज कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, ये जेल नहीं डाल सकते, ठीक है। इनके पास आधी पावर होती है आपकी कोर्ट वाली। नहीं जेल जैसे और जेल में फर्क होता है। आर्मी वाला क्या कर सकता है, वो जॉब से निकाल सकता है उसको, तो कोर्ट मार्शल कर सकता है। हाँ, और मूवीज में होता होगा ऐसा। अच्छा, कोई गया है आपका? आप पूछ रहा हूँ। अरे हाँ, वैसे तो जेल्स होते ही हैं, मैं तो यहाँ से तंग कर रहा हूँ बस। हाँ बोलो। नहीं, बट ऐसा है कि अगर आपको कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है ना, तो उस कोर्ट मार्शल के बाद आप फौज के जेल में नहीं रहते हो, आप नॉर्मल जेल में रहते हो। जो बाहर के सिविल जेल्स होते हैं ना, आप उसमें रहते हो। वो टेम्परेरी जेल्स होते हैं आपके, मतलब आर्मी के पास ना कोई परमानेंट जेल नहीं होते, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, आपने मूवी देखी है कोई, एक शौर्य नाम की मूवी है, बहुत तगड़ी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है। वो पूरा का पूरा आपका इस कोर्ट मार्शल के ऊपर ही है आपका, ठीक है। और उसमें ब्रिगेडियर प्रताप है, देखना। हालांकि उसका मूवी में विलन दिखाया गया, बट ही इज माई हीरो। आप देखना उस मूवी को। के मेनन को जानते हो ना आप, के मेनन को? के मेनन की दो स्पीचेस ऐसी हैं, मतलब जो अल्टीमेट है। एक तो उसने गुलाल मूवी में दी थी, और एक उसने, मतलब मोनोलॉग क्या होता है, आप बोल रहे हो तो बाकी सुन रहे होते हैं। तो उसके ना उसका ना 4 मिनट का मोनोलॉग है आपका शौर्य मूवी के अंदर, एक वो सुनना। और एक गुलाल मूवी में मोनोलॉग है 5 मिनट का, वो तो अल्टीमेट ही है। मतलब आपको लगेगा पता कि सरकार ने बहुत धक्के किए थे लोगों के साथ, मतलब कि ही हैज बिन इन बोथ द मूवीज, ही इज द विलन। बट अगर विलन आपको अपना पर्सपेक्टिव समझा पा रहा है, और आपके मन में विलन की इज्जत हो रही है कि ये आदमी गलत नहीं है, तो आप वो एक्टिंग देख लो फिर उस आदमी किस लेवल की एक्टिंग होगी उसकी, कि मतलब वो विलन है मूवी में, वो गलत काम कर रहा है आपको पता है, ठीक है, ये मारा भी जाएगा पता है, लेकिन उसने कन्विंस कर दिया आपको अपनी एक्टिंग से कि मैंने जो किया वो मेरे इमोशंस बिल्कुल सही है, और मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही कर रहा हूँ, तुम गलत कर रहे हो उल्टा। तो ही इज दैट लेवल ऑफ एक्टर। उसकी सीरीज भी तो आ गई है उसकी, स्पेशल ऑप्स करके। देखिए आपने स्पेशल ऑप्स? है हिम्मत सिंह, नहीं देखी आपने? हॉटस्टार में, दे आर गुड सीरीज। तो कौन से जुडिशियल बॉडी को भी ऑर्डर इश्यू कर सकते हैं आपका। अब याद रखना प्रोहिबिशन में क्या होता है। देखो, प्रोहिबिशन का मतलब होता है अपने औकात में रहो, ठीक है। अब एक लोअर कोर्ट है आपका, ठीक है। लोअर कोर्ट अपने एरिया के बाहर का कोई केस पकड़ रहा है, जहां पे उसकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। सपोज चोरी होती है बिहार में, पंजाब वाले बोले इसको जेल में डाल दो, ठीक है। तो उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है उस केस के ऊपर बोलने की। या फिर बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जिन केसेस के ऊपर आपका हाई कोर्ट को बोलना ही अलाउड नहीं होता है आपका, ठीक है। बहुत ज्यादा सेंसिटिव केस होते हैं। तो अगर आपका एक लोअर कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सीड कर रहा है, या एक डिस्ट्रिक्ट दूसरी डिस्ट्रिक्ट का केस पकड़ रहा है, एक सेशन कोर्ट किसी और जगह का केस पकड़ रहा है, ठीक है, या एक हाई कोर्ट किसी और स्टेट का केस पकड़ रहा है, तो आपका जो हायर कोर्ट है वो क्या कर सकता है, उसको बोल सकता है कि आप अपने जजमेंट को रोक दो, ठीक है। तो एक हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को ऑर्डर इशू करता है कि ये तो आपके क्या के जुरिस्डिक्शन के अंदर आता ही नहीं है। मतलब जो आपका एक हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को, या फिर कौन सी जुडिशियल बॉडी वो बोलता है कि आप इसको मत डील करो इसके साथ। या सपोज करो कल को आपका जो आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल है, वो आम आदमियों को भी कोर्ट मार्शल करना शुरू हो चुका है आपका, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो जुरिस्डिक्शन नहीं है उसकी। ये जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है, जिसको बोला गया है कि आपने इन्वायरमेंट का इतना इतना फाइन इम्पोज करना है, लेकिन जितना उसको अलाउड किया गया उससे वो इम्पोज कर रहे हैं, तो उसको बोल सकते हैं कि आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं है। हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को बोलता है कि आप अपने जुरिस्डिक्शन को, आप अपने एरिया ऑफ कंट्रोल को एक्सीड मत करो, ठीक है। अगला है आपका सर्जरी। तो प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है, टू स्टॉप या टू प्रोहिबिट। अब कौन किसको स्टॉप कर रहा है, हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को स्टॉप कर रहा है, या हायर कोर्ट एक कौसी जुडिशियल कोर्ट को रोक रहा है आपका, ठीक है। अब अगला है आपका सर्जरी, इसका मतलब है टू सर्टिफाई। अब ये भी आपका एक हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को इश्यू करता है, लेकिन इसमें आपका हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को बोलता है कि जो आपने ऑर्डर दिया था वो ऑर्डर गलत है, ठीक है, और जो केस है अभी आप मेरे को ट्रांसफर कर दो, ठीक है। जब हायर कोर्ट लोअर कोर्ट का ऑर्डर कैंसिल कर देता, सपोज आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन था, ठीक है, उसके ऊपर हाई कोर्ट ने आपको बोला कि आपको ये राइट नहीं मिलेगा, लेकिन आपने फिर कहाँ अपील कर दी, सुप्रीम कोर्ट पे। तो सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले केस पकड़ने से पहले क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट पहले सर्जरी की रिट इशू करेगा कि जो जिस कोर्ट में आपका केस हुआ था उसका ऑर्डर मैं कैंसिल करता हूँ और उससे केस मैं अपने पास मंगवा रहा हूँ। तो अगर हायर कोर्ट लोअर कोर्ट का जो केस है उसको कैंसिल करना है और केस अपने पास बुलाना है, तो वो कौन सी रिट इशू करेगा, आपका सर्जरी। अब याद रखना ये दोनों किससे किसके लिए इशू होती हैं आपकी, हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के लिए, किसी पब्लिक ऑफिसर किसी और के लिए नहीं होती, हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को इशू करता है, याद रखना। और आपके क्वेश्चन भी ऐसे ही आते हैं, ठीक है। अब अगला है आपका मेंडामस जो था आपका, ये समझ गए थे ये किस लिए इशू होता है आपका, ये होता है आपका डिपार्टमेंट, ठीक है, या ऑफिसर के खिलाफ होता है,
लेकिन कौन कौन नहीं आते हैं इसके अंदर? प्रेसिडेंट नहीं आता, गवर्नर नहीं आता, चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं आते इसके अंदर, ठीक है। और हेबियस कॉर्पस पुलिस को या जिसने भी उस आदमी को डिटेन किया हुआ है उसको इशू करते हैं ये, ठीक है। अब लास्ट है आपका quo warranto, इसका सबसे इस्तेमाल करते हैं एस्पिरेंट्स, ठीक है। अब ये जो रिट है ये बेसिकली इसका मतलब ये है कि हर एक आदमी का बराबर अधिकार है सरकारी नौकरी के ऊपर, ठीक है। और quo warranto का मतलब ही ये है कि बाय व्हाट अथॉरिटी। अब सपोज आपको लगता है कि आप सबने मिलके एक पेपर को अटेम्प्ट किया था, ठीक है, और आपको पता है कि ये आदमी कभी पेपर क्लियर कर ही नहीं सकता, ठीक है, लेकिन कल को प्रेसिडेंट मेडल लेके घूम रहा है अकेडमी के अंदर, मतलब फौज पे अप्लाई नहीं होता, मैं फिर भी एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि सपोज हमें पता होता है कि ये आदमी कभी सिलेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन अभी सिलेक्ट हो चुका है। आपको पता है कि मेरिट में आप इससे ऊपर थे, मार्क्स भी आपके इससे अच्छा आ रहे थे, जबकि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका सिलेक्शन हो गया, और वो सिलेक्शन किसके लिए थी? आपकी गवर्नमेंट ऑफिस के लिए थी। तो यू नो कि कोई ना कोई घपला हुआ है आपका, कोई ना कोई ट्रेस पासिंग हुई है आपकी। तो आप क्या कर सकते हो? आप कोर्ट में अप्लाई कर सकते हो, आप कोर्ट में पूछोगे कि ये आदमी किस अथॉरिटी से यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये है आपका quo warranto, कि जब आप किसी आदमी की अथॉरिटी क्वेश्चन करते हो कि किस अथॉरिटी से वो आदमी आप पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहा है। सपोज आप दो लोग थे, दोनों की सेम एज थी, दोनों की सेम सर्विस थी, ठीक है, अगर देखा जाए तो आपकी सर्विस बेटर थी, ठीक है, और आप सीनियर थे, आपको जाना चाहिए था किसके अंदर? अगली पोस्ट के ऊपर, लेकिन किसी और को प्रमोट कर दिया, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ ही हैड सम क्लोज कॉन्टैक्ट विद सम पीपल इन मिनिस्ट्री। तो ये तो गलत हो गया आपका, जितना आपका अधिकार था उतना उसका अधिकार था, एज पर आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल नंबर 16 क्या है? नो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, फॉर एक्सेस टू पब्लिक ऑफिस, ठीक है। तो आपका आर्टिकल 16 वायलेट हो रहा है, उसको बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो? आप quo warranto की रिट डालोगे, फिर कोर्ट चेक करेगा कि किस बेसिस के ऊपर इस आदमी को वहां पे बिठाया गया है। जब भी आपका पेपर लीक होता है कोई भी, ठीक है, तो या सपोज आज कोई पेपर हो गया, उसकी ऑप्शनल आंसर की आ जाती है, और उसकी ऑप्शनल आंसर की में आपको लगता है पता कि गलतियां हैं, और आपका वो क्वेश्चन गलत होने वाला है, तो आप उसको जब चैलेंज करोगे तो आप कौन सी रिट डालोगे? quo warranto, कि अगर यही आंसर की रही तो कोई गलत आदमी जो है वो पब्लिक ऑफिस को एक्सेस कर लेगा, ठीक है, और हम पीछे रह जाएंगे आपका। और इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, आपका हरियाणा में कोई पेपर ऐसा है ही नहीं है जो बिना quo warranto के हो जाए। हाँ, वो सुनते ही नहीं हिमाचल वाले, हिमाचल वाले तो सुनते ही नहीं ना। हरियाणा वाला, जो हरियाणा का आपका स्टेट पब्लिक सर्विस का कमिश्नर था, ठीक है, उसके पास 1 करोड़ कैश, बस एक बार छापा पड़ा उसके ऑफिस में, 1 करोड़ कैश। ये बात है 2021 की मेरे ख्याल से, कि 22 की है, आई गेस 21 की है। 21 में आपका एचसीएस का पेपर होना था, ठीक है, उस एचसीएस के पेपर में मेरा फ्रेंड था, उसका पेपर निकल गया था, वो तो थोड़ा मतलब पता है, क्योंकि वो बड़ा तंग हो गया था एकदम से, बहुत टाइम से तैयारी कर रहा था, उसका पेपर निकल गया एचसीएस का प्रीलिम्स। और उसके बाद जब पेपर दे के जब वो वापस आए तो पता लगा कि पेपर लीक हो गया आपका। और पेपर का लीक हुआ पता कैसे लगा? कि जो आपका कमिश्नर था जो स्टेट सर्विसेज का, उसके ऑफिस में या जो भी था उसके पास, पता नहीं ऑफिस के घर 1 करोड़ कैश मिलता है, और उसका से एक लिस्ट मिलती है, इस लिस्ट में बच्चों के नाम लिखे होते हैं, और उन सब बच्चों का प्रीलिम क्लियर था, जितना भी नाम चेक किया ना उन सबका प्रीलिम्स क्लियर था आपका, ठीक है। और जैसे पता लगा ये, तो पता लगा कि तो छोटी सी लिस्ट है आपकी, और भी लिस्ट बड़ी हो सकती है, तो उस पेपर को ही कैंसिल कर दिया। आप फिर से हरियाणा में ये केस चला हुआ, एचसीएस का पेपर हुआ था आपका, लेकिन हुआ क्या कि इन्होंने ना, जो इनका पेपर था सी सेट का, सी सेट में 35 के 35 क्वेश्चन पिछले साल के डिटो छाप दिए, एग्जैक्टली सेम, मतलब जो पेपर आपका 2022 में हुआ उसके 35 क्वेश्चन कहाँ डाल दिए 2023 में, बिना किसी मेहनत के। तो मेरा जो फ्रेंड है उसका पहला वाला निकल गया, जो अभी जब उसका पहला रिजल्ट आ गया था, फिर बाद में लोगों ने क्या डाल दी? quo warranto की रेट डाल दी, कि गलत अथॉरिटी से लोग पहुंच जाएंगे आपके अंदर, ठीक है। और अगर 35 क्वेश्चन सेम आ रहे हैं तो हो सकता है पेपर लीक भी हुआ, कुछ ना कुछ डिस्क्रिपेंसी तो हुई है। तो फिर कोर्ट ने क्या किया, ठीक है, कोर्ट का नया फैसला है कि नया रिजल्ट इशू करो, और नए रिजल्ट में उसका नाम नहीं है। हाँ, बहुत उल्टे सीधे हरकतें होती हैं आपकी, तो पेपर कैंसिल हो जाएगा आपका। जब पेपर कैंसिल क्यों होगा? बिकॉज ऑफ द रिट ऑफ quo warranto, ठीक है। तो अगर पेपर में कोई भी गड़बड़ वगैरह होती है तो यूजुअली क्या करते हैं, आपका quo warranto की रिट इशू करते हैं, कि किस अथॉरिटी से आपने, मतलब वो कोई आदमी किसी पब्लिक ऑफिस को एक्सेस कर रहा है। अब ना एक प्रिंसिपल होता है आपका, उस प्रिंसिपल को हम कहते हैं आपका प्राइमस लोकाई। सॉरी, लोकस स्टैंडर्ड, लोकस स्टैंडर्ड का प्रिंसिपल होता है, ठीक है, यानी कि रिट के लिए अपील कौन कर सकता है, ठीक है। अब याद रखना कि ये जो तीनों रिट्स हैं आपकी,
इन तीनों रिट्स को आपका वही, सॉरी, इन तीनों जो बीच वाले 3 रिट है ना, इनको वही अपील कर सकता है जिसको दुख दर्द पीड़ा है, ठीक है। जबकि हेबियस कॉर्पस की रिट और क्वो वारंटो के लिए कोई थर्ड पर्सन जो तंग नहीं भी है ना, आपने पेपर अगर नहीं भी दिया है तो भी आप क्या लगा सकते हो, क्वो वारंटो लगा सकते हो। अगर आप डिटेन नहीं भी हुए हो तो कोई और डिटेन हुआ है, आप उसके बिहाफ के ऊपर क्या डाल सकते हो, रिट की अपील कर सकते हो। तो लोकल स्टैंडर्ड कहाँ अप्लाई होता है आपका, सॉरी, लोकल स्टैंडर्ड आपका इन तीनों पे अप्लाई होता है, इस पे और इस पे अप्लाई नहीं होता, ठीक है। यानी कि थर्ड पर्सन कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द रिट, याद रखना। लोकल स्टैंडर्ड कहाँ अप्लाई नहीं होता आपका, हेबियस कॉर्पस और कोवरेंटो के ऊपर। तो ये छोटी मोटी चीजें आपके जो रिट्स के रिगार्डिंग है, एक बार उनको जो बुक में लिखा गया, नोट में लिखा गया, इसको एक बार रीड कर लो, देन लेट मी नो, ठीक है। सॉरी, नहीं नहीं, जो पता क्या है, उस मैंने बहुत सारी बुक्स में ये देखा हुआ है, ठीक है, लेकिन असली में अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो आपका 3 रिट्स के ऊपर लगता है आपका लोकल स्टैंडर्ड, ठीक है। अब कोवरेंटो का तो मुझे पता है ना, जो लोग पेपर नहीं देते हैं वो भी अप्लाई, वो भी इसके ऊपर लगाते हैं। हेबियस कॉर्पस तो कभी भी कोई एग्रीड पर्सन लगा ही नहीं सकता, जो अरेस्ट होगा वो कहाँ से अप्लाई करेगा कोवरेंटो के लिए कि मुझे ढूंढो, है ना। तो लॉजिकल सोचा जाता है तो आपका वो बीच वाली 3 है आपकी। हाँ जी, हाँ जी। अब एक बार रीड करो।
Okay, so we have discussed about your 6 fundamental rights and बस क्या आपके 2 आर्टिकल्स तो हैं जो किसी राइट के अंदर नहीं आते हैं, वो बेसिकली आपका इंट्रो का पार्ट है। और उसके बाद आते हैं आपके आर्टिकल नंबर 14 to 18 which comes under your equality, second comes your 19 to which comes under your freedom, then comes your 23 and 24 which comes under your exploitation, and then comes your 4th right which is your 25th to 28 which comes under your religion, and 5th comes your 29 and 30 which comes for your minorities, and finally comes your 32 which is your remedies। ठीक है, तो आ जाएगा, मैं बोला तो है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो आपके राइट्स हैं हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इसमें एक चीज नोटिस करना, बीच में अगर आपने नोटिस किया हो तो आपका एक 19.1 पॉइंट एफ गायब था। ठीक है, हम 19.1 ई के बाद क्या करते हैं, 19.1 जी कर दिया था हमने। ठीक है, और दूसरा आपका हमने क्या डिस्कस किया, आर्टिकल नंबर 31। तो ये जो 2 आर्टिकल्स है ना, ये आर्टिकल्स आपके मिसिंग है, लेकिन ये आपके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हुआ करते थे। ठीक है, दे वर पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बट दे वर रिमूव लेटर ऑन। इनको हम कहते हैं आपका राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अर्लियर देयर वर हाउ मेनी राइट्स, देयर वर 7 राइट्स, एंड अमंग दिस 7 राइट्स वन ऑफ द राइट वाज रिमूव्ड। ठीक है, जो कि आपका आर्टिकल नंबर 31 और 19.1 पॉइंट एफ था आपका। ठीक है, 31 में ये था कि अब अपनी प्रॉपर्टी का आपका अधिकार है, सरकार आपसे नहीं छीनेगी, और 19.1 में आपका फ्रीडम था कि अब अपनी प्रॉपर्टी जब चाहो तब खरीद सकते हो, जब चाहो तब आप उसको बेच सकते हो। तो वहां पे फ्रीडम था, और यहाँ पे सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी, यह लिखा गया था। यहाँ पे सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी, यहाँ पे आप अपनी प्रॉपर्टी को जैसे ट्रीट करना चाहो वैसे ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, बट ये जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी था, ठीक है, एज अ फंडामेंटल राइट वाज रिपील्ड। ठीक है, तो ये एज अ फंडामेंटल राइट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये आज भी आपका राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी आपका आज भी अधिकार है, लेकिन आज वो क्या नहीं है, वो फंडामेंटल राइट नहीं है, ये मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, तो एज अ फंडामेंटल राइट वाज रिपील्ड, मतलब कि वापिस ले लिया गया था वो, रिपील्ड इन द ईयर 1978 बाय 44th अमेंडमेंट। ठीक है, 44th अमेंडमेंट जब आपने भारत के संविधान को 44वीं बार बदला तो आपने क्या चेंज किया, राइट टू प्रॉपर्टी चेंज किया। ठीक है, तो इसको चेंज किया, और हाँ जी, इसको हमने क्या कर दिया, आर्टिकल नंबर 300A को हमने इंक्लूड किया उसी अमेंडमेंट के अंदर। ठीक है, एज अ लीगल राइट, एज अ लीगल राइट। अब देखो, फंडामेंटल राइट और लीगल राइट में क्या मतलब फर्क होता है। फंडामेंटल राइट का मतलब है कि जो सही है वो होना है, और लीगल राइट का मतलब क्या है कि जो लॉ कहेगा वो होना है। ठीक है, अब सपोज करो कि अगर राइट टू प्रॉपर्टी आपका एक फंडामेंटल राइट है, इसका सिंपल मतलब है अंडर नो सर्कमस्टांसेस गवर्नमेंट कैन टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम यू। ठीक है, भले ही आपका बीच में खेत आ रहा है, सरकार 100 मील का हाईवे बना चुकी है, और तुम बोलो कि मैं नहीं दूंगा जमीन। ठीक है, सरकार या तो कुछ और बनाए या साइड से लेके जैसे मर्जी लेके जाए, तुमसे तुम्हारी प्रॉपर्टी कोई छीन नहीं सकता। दिस इज योर राइट टू प्रॉपर्टी। चाहे आपको कितना बजे किले, आपको कनाडा की सिटीजनशिप मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। ठीक है, इफ यू आर सेइंग नो, तो नो मीन्स नो। ठीक है, तो ये जो आपका राइट है ये बहुत ज्यादा दिक्कत बन चुका था। अब इंडिया में डैम बनाने थे, देखो जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि जो आपके डैम्स होते हैं दे आर टेम्पल ऑफ अ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, इनकी स्टेटमेंट थी ये। अब डैम के तो पता ही है आपको कि लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ता है, क्योंकि डैम के आसपास बहुत ज्यादा खतरा होता है। लोग कहते हैं जमीन नहीं देंगे। ठीक है, यहाँ पे लोगों को मार दो, ठीक है, कुछ भी कर दो, बट नो वन विल गिव देयर लैंड, क्योंकि लैंड हैज ऑलवेज बीन टेकन एज द बिगेस्ट एसेट। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जहां तहां इन्वेस्ट करते रहो। ठीक है, जैसे मैं सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मेरे को ना आदत लगी हुई है शेयर मार्केट में पैसे डालने की। ठीक है, तो इफ आई पुट सम मनी, इफ आई एम पुटिंग 10,000 रुपीज, ठीक है, इन 2 months, then after 1 year then 10,000 rupees can become 12,000 rupees, obviously far more better than a bank। ठीक है, but still not good enough। बैंक तो इतना भी देता है आपको, लेकिन स्टिल 10,000 कैन बिकम 12,000 रुपीज
अगर आपने पैसा शेयर मार्केट में लगा रखा है और सही शेयर पे लगा रखा है, ठीक है। माई फादर हैज सम डिफरेंट काइंड ऑफ फिलोसफी एंड माई मदर हैज डिफरेंट। माई मदर इन्वेस्ट इन गोल्ड, ठीक है। इफ शी हैज मनी देन शी विल इन्वेस्ट इन गोल्ड एंड माई फादर विल इन्वेस्ट इन लैंड, ठीक है। विद इन 1 year he earned 2 to 3 lakhs rupees, ठीक है, जस्ट बाई बाइंग 1 plot एंड सेलिंग आफ्टर 2 years, ठीक है। 8 का खरीदा, 20 का बेचा। जमीन के भाव इतने जल्दी बिकते हैं आपके, ठीक है, इतना ज्यादा प्रॉफिट होता है। हालांकि सरकार उसमें शेयर खा जाती है बहुत ज्यादा, तो ये दिखाने के लिए इतना होता है, बट टैक्स बहुत होता है उसके ऊपर। इसको कहते हैं लैंड ट्रांजेक्शन टैक्स। तो आपको बता रहा हूँ कि मतलब जमीन एक एक्चुअल में बहुत बड़ा एसेट है, क्योंकि रहना तो जमीन के ऊपर ही है ना। आप कहाँ रह सकते हो, कुछ नहीं, जमीन बहुत ज्यादा जरूरी है एक्चुअल में। तो लोगों का ये मेंटेलिटी थी। लेकिन अगर ऐसा रहेगा तो रोड कहाँ बनेंगे, हाईवेज कहाँ बनेंगे। हम तो कहते हैं ट्रैफिक दिख रहा है, लेकिन ट्रैफिक रोकने के लिए रोड वाइड करने पड़ेंगे। रोड के साइड में दुकान है, दुकान कोई उखाड़ने देता नहीं है, ठीक है। तो देयर वाज प्रॉब्लम। तो कई बार जमीन के लिए आपको जबरदस्ती भी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब जबरदस्ती करनी पड़ेगी, जबरदस्ती कर नहीं सकते क्योंकि वो क्या है, फंडामेंटल राइट है। लेकिन लॉ बना के जबरदस्ती कर सकते हैं कि देख लॉ तो ये कह रहे हैं, हम कर सकते हैं जबरदस्ती। तो आपने क्या किया, फंडामेंटल राइट को पहले आपने क्या जुगाड़ निकाला, पहले आपने एक नया शेड्यूल ऐड कर दिया। शेड्यूल मतलब एक लिस्ट ऐड कर दी, शेड्यूल नंबर 9। एक नई लिस्ट ऐड कर दी आपने। ऑलरेडी 8 लिस्ट हुआ करती थी, आपने 9 में लिस्ट डाल दी। और 9 में लिस्ट में आपने पता क्या लिख दिया कि जो भी लॉ यहाँ डाला जाएगा ना, उसके बाद कोर्ट कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। तो इन्होंने जितने भी लैंड के रिगार्डिंग लॉज है सब यहाँ इंक्लूड करना शुरू कर दिए। सब कुछ चलता रहा, लेकिन बाद में कोर्ट ने भी बोला कि अब तुम धक्का कर रहे हो, ठीक है। तो इन्होंने फिर क्या तोड़ निकाला कि क्या करते हैं, हम इस राइट को रिमूव कर देते हैं। इन्होंने फिर राइट को रिमूव कर दिया एज अ फंडामेंटल राइट, और क्या बना दिया, लीगल राइट। जमीन के ऊपर आपका आज भी अधिकार है, लेकिन वो राइट जो है वो कौन डिफाइन करेगा, एक लॉ डिफाइन करेगा। अगर लॉ डिफाइन अगर आपका लॉ कह देगा कि आप एक आदमी जमीन का मालिक सिर्फ 5 साल तक रह सकता है, तो आप 5 साल तक के मालिक रहोगे उसके, ठीक है। और अगर जमीन के अगर लॉ कह देता है कि आपको 1 एकड़ का 2 लाख रुपए मिलेगा, तो आपको 2 लाख रुपए मिलेगा, आप उसका डिमांड ही नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब कि आपका क्या रिलेशन है जमीन के साथ, अब वो कौन डिफाइन कर रहा है, लॉ। एज अ फंडामेंटल राइट हु वाज डिफाइनिंग, यू योरसेल्फ। आप पहले खुद बोल रहे थे कि जमीन मेरे लिए क्या है, लेकिन अभी जमीन आपके लिए क्या है, वो कौन डिफाइन कर रहा है, लॉ। तो लीगल राइट का मतलब आपका ये होता है, संविधान के अंदर ही है, ठीक है। अब याद रखना एक और चीज होती है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अब जो राइट आपका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है, तो वो क्या बन गया आपका, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया, ठीक है। और जो राइट आपका कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर लिखा गया है, तो वो क्या बन गया आपका, जैसे आपका राइट टू वोट है, राइट टू वोट आपका संविधान के अंदर नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो वो आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आपका एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें प्रॉपर तरीके से आपका, तो राइट टू प्रॉपर्टी अभी भी संविधान के अंदर ही है। कौन से आर्टिकल के अंदर, 300A के अंदर। तो आज भी क्या है आपका, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और पहले भी क्या था, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था। ये राइट आपका कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी कर रही है, लेकिन उसने 2 शब्द चेंज कर दिए। फंडामेंटल जगह क्या लिख दिया आपने अब, लीगल। यानी कि लॉ डिफाइन करेगा आपका रिलेशन विद लैंड, ठीक है। लेकिन क्या सरकार आपसे जमीन छीन सकती है ऐसे ही लॉ बना के, है ऐसे ही फ्री में छीन लेगी? अगली बार पावर में आएगी। वैसे तो चाहे तो सरकार आपसे छीन सकती है लीगली, ठीक है। मतलब कोर्ट कोई रोकथाम नहीं करेगा सरकार को, क्योंकि अब वो किसका पार्ट बन चुका है, आर्टिकल नंबर 300A का। लेकिन उसके अंदर भी 2 एक्सेप्शंस हैं, सरकार वहां छेड़छाड़ नहीं कर सकती। मतलब मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर आपके से सरकार जमीन ले दी है, वो तो छीन लेगी, उसका मन है तो छीन लेगी, ठीक है, आप नहीं रोक सकते। क्या कंपनसेशन देगी, ये कंपलसरी है आपके लिए, जरूरी सरकार के लिए है, एग्रीकल्चर लैंड के लिए देना पड़ेगा। मतलब 2 ऐसे केसेस हैं जहां पे सरकार को किसी भी हालत में आपको कंपनसेशन देना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप जमीन छीने, किसी का रोजगार छीन रहे हो, इसका मतलब क्या है, ठीक है, कि उसके लिए कुछ बचा ही नहीं करने के लिए आपका। तो अगर आपसे आपकी एग्रीकल्चर लैंड ली जाती है, तो उसके लिए आपको कंपनसेशन सरकार को देना ही पड़ेगा, वो आपका राइट है, ठीक है। फिर वो लॉ बना के चेंज नहीं कर सकते कि एग्रीकल्चर लैंड के लिए भी हम नहीं कर सकते। अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो सरकार आपको 100% एश्योर्ड क्या देगी, आपको कंपनसेशन देगा। नहीं, घर इतना जरूरी नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी गया है ना 19 के अंदर,
वो तो कहा जहां रहना है रहो, घर के अंदर रहो, ये थोड़ी कहा है ना। वहां तो सिर्फ रहने की बात तो ये है। ये लीगल टर्म्स बहुत खतरनाक होते हैं आपके, ठीक है, दीज टर्म्स आर एक्चुअली वेरी डेंजरस। तो वहां सिर्फ रहने की बात की है, झुग्गी झोपड़ी में रहो, जहां मर्जी रहो, ठीक है, घर रहने की गारंटी हमने नहीं की है। और दूसरा है आपका माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अगर किसी एक जमीन के टुकड़े ऊपर कोई नॉर्मल स्कूल है मेजोरिटी वालों का, तो उसको तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, और पैसे मत दो, ठीक है। लेकिन अगर उसी जमीन के ऊपर किसी माइनॉरिटी का कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो उसको तो हमने प्रमोट करने का प्रॉमिस किया हुआ है अंडर आर्टिकल नंबर 30, ठीक है। तो आप अगर आप उसको तोड़ते हो तो क्या करेगा, करना पड़ेगा आपको 100% कंपनसेशन करना पड़ेगा। जस्ट दो केसेस में आपको सरकार गारंटेड कंपनसेशन देगी, एक अगर आपसे एग्रीकल्चर लैंड ली जा रही है, या दूसरा आपसे माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की लैंड ली जा रही है, ठीक है। बाकी सरकार जो है नेक दिल है, तो अच्छा खासा पैसा प्रमोट करती है, ठीक है, बढ़िया पैसे देती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। पैसा भी देती है, अगर लगता है कि आपका कोई दुकान वगैरह थी वहां पे, तो कहीं और आपको रोजगार देने की कोशिश करती है। समटाइम्स आपको पैसा भी देती है और कहीं और पे आपको जमीन दिलवा देती है। जैसे जब हिमाचल में डैम्स वगैरह बने थे, तो हिमाचल के बहुत सारे लोगों को जमीन कहाँ दी गई थी, राजस्थान में, ठीक है। अरे मैं कह रहा हूँ कि नेक दिल है सरकार, मतलब पैसे तो दे ही रही है, साथ में जमीन भी दे रही है, ठीक है। और कई बार रोजगार भी मिल जाता है सरकार के थ्रू, अगर लगता है कि कुछ लॉस, जरा लॉस हो गया आपका तो, ठीक है। और इसके लिए ना, मतलब नरेंद्र मोदी जी जब भारत में प्रधानमंत्री बने थे, तो उनका जो सबसे अमंग द वेरी फर्स्ट लॉस जो लेके आए थे, उस लॉ का नाम था लैंड एक्विजिशन बिल, ठीक है। लैंड एक्विजिशन के लिए आपका लेके आए थे, कि बोला कि मैंने तो प्रॉमिस किया कि मैं तो भारत को सुपर स्मार्ट सिटी बना दूंगा, तो जब तक जमीन नहीं होगी तो मैं कैसे बनाऊंगा, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, अपने लिए एक सिस्टम सिंप्लीफाई किया कि मेरे को जमीन लेना आसान हो जाए, ठीक है। लैंड लॉज फ्लेक्सिबल बनाने पड़ेंगे, ठीक है। आई गेस मैंने अच्छा आपकी क्लास में बात की थी, कहीं और बात की थी। एक ना चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा, और उसमें आपके झारखंड के चीफ मिनिस्टर भी थे। तो झारखंड के चीफ मिनिस्टर बड़े एग्रेसिव हो गए थे आपके, वो इंडिया के जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, नहीं क्या नाम उनका, नितिन नितिन गडकरी। तो उनसे बातचीत कर रहे थे, कहते कि आप पूरे देश भर में डेवलपमेंट कर रहे हो, झारखंड में कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो कहता है कि आप झारखंड के जो लैंड एक्विजिशन लॉज हैं आप उसको सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है, आप उसको सिंप्लीफाई कर दो, फिर वही सड़क से उठा के स्टार बना देंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो सेवंथ राइट आपका ये हुआ करता था। इसके अलावा कुछ और चीजें भी हैं जो आपके बीच बीच में छूट गई हैं। जैसे एक है आपका आर्टिकल नंबर 33। आर्टिकल नंबर 33 वैसे तो पेपर में नहीं पूछा जाता है, बहुत कम मैंने कभी क्वेश्चन देखा हुआ है। तो वो एक ऐसा राइट है जो आपको कंसर्न करता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 33 कहता है कि जितने भी लोग आपके आर्म फोर्सेस के अंदर आते हैं, ठीक है, उनके ऊपर फंडामेंटल राइट अप्लाई नहीं होते, ठीक है। यानी जो आपके आर्म फोर्सेस के पर्सनल है, जितने आपके पुलिस के अंदर आते हैं चीजें आपकी, तो आप उनके लॉज बनाते हुए फंडामेंटल राइट्स को इग्नोर कर सकते हो। देखो ऑब्वियस सी बात है ना, कि अगर आप किसी से जबरदस्ती काम करवा रहे हो तो वो एक्सप्लॉइटेशन है, फौज में तो करवाना पड़ता है, पता ही आगे मौत है, लेकिन फिर भी पुश करना पड़ता है, ठीक है। तो आप तब नहीं कह सकते कि अफसर मेरे को एक्सप्लॉइट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। या इक्वालिटी की बात करो तो आप ये बोलो कि क्यों कर्नल को इतनी सैलरी दे रहे हो, एक जवान को भी इतनी सैलरी दे दो, ठीक है। मैं क्यों उसको साफ बोलूँ, ये मेरे को साफ बोले, है ना। इक्वालिटी तो यही होती है आपकी। बट फौज में हायरार्की इंपॉर्टेंट है, फौज में, ठीक है, चीजें हैं। और ये जो चीजें बनाई गई है ना, ये चीजें कहीं ना कहीं जरूरी है आपकी, ठीक है। ये चीजें जहाँ नहीं, ये चीजें पता कहाँ हो, जो आपके फौज में ना एक वो बनाई गई है, क्या कहते हैं, हायरार्की बनाई गई है। हायरार्की क्या होता है, एक ऑर्डर, ये आदमी उसके ऊपर, वो उसके नीचे, ऐसे काम करेगा। तो जो भी आपकी नॉर्मल रेजिमेंट्स होती हैं, नॉर्मल तो मैं, नॉर्मल से वर्ड गलत है, बट जब मैं बात कर रहा हूँ सिंपल रेजिमेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे हायरार्की बड़ी स्ट्रिक्ट होती है। लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जहाँ पे हायरार्की होती ही नहीं है, वो होती हैं आपकी स्पेशल फोर्सेस, ठीक है, जिन्होंने लड़ना ही है, जिनका काम ही लड़ना है, जिनको कभी पीस मिलना ही नहीं है। अगर आपने वहां पे हायरार्की मेंटेन करी ना, तो वॉर में या कहीं पे भी बैटल में कोऑर्डिनेशन नहीं बनता। तो यहाँ पे आपकी हायरार्की नहीं होती है, ठीक है। और एयरफोर्स में हायरार्की नहीं होती है बिल्कुल भी। अगर आप कभी ऑब्जर्व करना, कभी भी अगर आप जाओगे, तो ऑफिसर्स भी ये बात करेंगे, क्योंकि एक आप बनोगे एयरफोर्स में ऑफिसर, वो कैसे बनोगे आप, एनडीए देके, और दूसरे बनोगे आप एफकेट देके, या दोगे आप सीडीएस देके, ऐसे आप बनोगे ऑफिसर। और जो एयरफोर्स के जो दूसरे लोग हैं, वो बनते हैं एयरफोर्स में एक्स और वाई ग्रुप। भाई पेपर देखना है इनका, अल्टीमेट लेवल का पेपर है ये, मतलब आसान पेपर नहीं है ये, अगर आप देना चाहो तो दीज पीपल आर ऑल्सो एज इंटेलिजेंट एज
दीज पीपल जो इन एंट्री से जा रहे हैं ना, कोई बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता इनके इंटेलिजेंस के अंदर, ठीक है। टेक्निकली भी बहुत ज़्यादा साउंड होते हैं, इसके तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स ही अलग लेवल की आती है आपकी, ठीक है। इनकी भी जीडी होती है, इनके भी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होते हैं आपके, तो देयर इज अ प्रॉपर सिलेक्शन सिस्टम। तो एयरफोर्स में आपकी हायरार्की वगैरह थोड़ी कम होती है आपकी, ठीक है। तो वहाँ पे भी इकट्ठे मैस में खाना खाते हैं, सब कुछ करते हैं आपका। लेकिन जहाँ जरूरत है, देखो जहाँ पीस है ना, ठीक है, अगर वहाँ पे भी आप दोस्ती में आ जाओगे फिर पूरी फौज मौज करेगी। तो इसीलिए आपने वहाँ पे हायरार्की मेंटेन कर रखी है। जिन्होंने रहना ही हर समय एक्टिव है आपका वॉर जोन के अंदर, तो वहाँ पे हायरार्की थोड़ी बहुत आपकी नहीं रहती है। तो ऐसे राइट्स आप फौज में डिमांड नहीं कर सकते, पुलिस में डिमांड नहीं कर सकते, सीआरपीएफ, बीएसएफ, कोस्ट गार्ड्स यहाँ पे आप डिमांड नहीं कर सकते। ये कहाँ लिखा गया आपका आर्टिकल नंबर 33 में। अब आखिरी है आपका आर्टिकल नंबर 34। अब आर्टिकल नंबर 34 जो आपका है, ठीक है, इसमें कहा गया है आपका कि अगर बाय चांस, ठीक है, आपका कहीं पे कोई दंगा चलता है, कोई प्रॉब्लम चलती है, और उस जगह के ऊपर क्या लगा दिया जाता है आपका, मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। मार्शल लॉ क्या होता है आपका, मिलिट्री लॉ, ठीक है। अब अंग्रेज तो बड़ा कॉमन लगाया करते थे मार्शल लॉ। जब आपका जलियांवाला बाग हुआ था उसके डायरेक्टली बाद क्या लगा दिया था आपका, मार्शल लॉ पंजाब में लगा दिया था। एंड वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द डेथ्स दैट हैपेंड इनसाइड दैट पार्क। उसके बाद जो अगले 1-2 महीने तक डेथ्स हुई हैं आपकी, जो लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहे थे, उसको कोई काउंट भी नहीं करता। बट ऑल दोज डेथ्स वर कॉल्ड लीगल डेथ्स, क्योंकि वो किसके अंडर हो रही थी आपकी, मार्शल लॉ के अंदर होती। मतलब कि जब सरकार से कुछ नहीं संभलता है तो वो किसको देती है कंट्रोल, आपका आर्मी को देती है, मिलिट्री को दे देती है। तो जब मिलिट्री का कंट्रोल होता है उसको हम कहते हैं आपका मार्शल लॉ। और उस समय आपका कोई राइट नहीं चलता, ठीक है। ना आप घूम फिर सकते हो, ना आप फ्रीडम डिमांड कर सकते हो, ना आप इक्वलिटी डिमांड कर सकते हो। और आपका आर्टिकल 34 कहता है कि अगर आपको किसी एक जगह पे मार्शल लॉ लगा हुआ है और वहां पे कोई आदमी दूसरे आदमी का राइट वायलेट कर देता है सिचुएशन को पीसफुल करने के लिए, ठीक है, तो उसको अवार्ड देंगे, ना कि पनिशमेंट देंगे, ठीक है। ये हाँ हाँ, उसको व्हाइट वॉश एक्ट कहते हैं, वो अलग चीज है। जनरल डायर भी ऐसा एक एक्ट लेके आया था आपका, उसको व्हाइट वॉशिंग एक्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर आपका किसी जगह पे मार्शल लॉ लगा हुआ है और उस मार्शल लॉ के समय के ऊपर कोई आदमी शांति बनाने के लिए या सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए किसी दूसरे आदमी का राइट वायलेट कर देता है, तो ही विल नॉट बी पेनलाइज्ड, ही विल इंस्टेड बी इंडेमनीफाइड, यानी कि उसको अवार्ड दिया जाएगा, उसको तारीफ की जाएगी कि उसने जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल किया है। तो बेसिकली देखा जाए तो आर्टिकल 33 भी एक्सेप्शन है, ठीक है। ये मार्शल लॉ वाला जो आपका 34 है ये भी आपका क्या है, एक्सेप्शन है। 35 इज ऑल्सो एक्सेप्शन, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि कुछ लॉज 35 में लिखा गया है कि कुछ लॉज ऐसे हैं जिसके ऊपर आपका सेंटर अपने लॉज बनाएगा, और कुछ ऐसे जिसके ऊपर आपका स्टेट लॉ बनाएगा। मतलब कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं ना जिसके जो तभी अप्लाई होंगे जैसे आपका जब आपका लॉज बनेंगे उसके ऊपर। जैसे आपको दिया गया एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी में कौन सा आर्टिकल है पहले ये बताओ, आर्टिकल नंबर 17। तो आपको जो एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी है उसमें सिंपल आपका लिखा गया कि अनटचेबिलिटी बैन करनी है और सरकार को इसके लिए एफर्ट करने हैं। लेकिन सरकार जो इसकी सजा है उसके लिए क्या करेगी, एक लॉ बनाएगी, ठीक है। तो वो लॉ कौन बनाएगा, सेंटर बनाएगा कि स्टेट बनाएगा, वो कहाँ लिखा गया आपका आर्टिकल नंबर 35 में लिखा गया कि कौन से राइट के लिए लॉज आपका सेंटर बनाएगा और कौन से लॉ आपका स्टेट बनाएगा, ठीक है। अब 15 मिनट लो, जो नोट्स है सार्थक वाले इसको एक बार रिवाइज कर लो, एंड देन आई विल गिव यू टेस्ट ऑफ पॉलिटी, ठीक है। हिस्ट्री क्लास में हो गया आज।